अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सोलर पैनल है उसको जो है ग्राउंड के लिहाज से एक एंगल के ऊपर माउंट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि जो सोलर से आने वाली जो लाइट रेज़ हैं, जो सन से आने वाली लाइट रेज़ हैं, बेसिकली उनके फ्लक्स को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। फ्लक्स क्या है ये आगे वीडियो के अंदर जानना है। इसी तरीके से जो लाइटनिंग रॉड है उसको भी लगाने का जो प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है, जिससे हमारे घर जो है वो लाइटनिंग स्ट्राइक से महफूज रहते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो जो कैपेसिटर्स हैं वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और उसी की मदद से वो चार्जेस को स्टोर करते हैं। और अगर हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस की बात करें जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत इस्तेमाल होती है, ईसीजी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ईसीजी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो आज का हमारा लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्या फार्मूला है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इन दी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि एक स्फीयर से पास होता है उसे भी ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और उससे ही पहले मैं आपको इस लफ्ज़ का मतलब बताता हूँ कि बेसिकली ये जो लफ्ज़ है फ्लक्स ये किस वर्ड से निकला है। देखो, ये जो वर्ड है ना फ्लक्स, ये एक्चुअली निकला है फ्लो करने से। ठीक है। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि जो पंखा है, पंखा जो है वो एयर फ्लक्स को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि पंखे की मदद से हम एयर के फ्लो को बढ़ाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अक्सर जब सैलाब वगैरह आता है तो वहाँ पर जो है वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वाटर फ्लक्स, यानी कि वाटर का फ्लो। मीन्स कि अगर फ्लक्स ज़्यादा है तो उस चीज़ का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर भी बात हो रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या चीज़ है जो कि फ़्लो कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या चीज़ है जो फ़्लो कर रही है, तो वो इसकी डेफिनेशन से समझेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मुराद है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं, पास हो रही हैं किसी एरिया से, दरअसल उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है। यानी कि जो लाइंस हैं उनकी तादाद को आपने काउंट करना पड़ेगा कि भाई उनकी तादाद कितनी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज बनाता हूँ, चार्ज क्यू, जिससे कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं। लेट्स से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे जो है वो निकल रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक सरफेस बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सरफेस बनाई जिसका एरिया इतना है। ठीक है। और वो मैंने इधर कहीं पे बना दी। तो आप देखें इससे कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गुजर रही है। इससे एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गुजर रही है। चार से निकलने वाली रेज जो इमेजिनरी रेज होती हैं वो गुजर रही हैं, तो मैं कहूँगा इसका फ्लक्स 1 है। अगर इतनी ही बड़ी सरफेस को यहाँ पर इस एंगल के साथ रख दिया जाए तो आप देखेंगे इससे कितनी रेज गुजर रही हैं। इससे दो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं गुजर रही हैं। तो हम काउंट करके बोलेंगे भाई 1 और 2, तो इनकी तादाद कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरीके से अगर इसको मैं एक ख़ास तरीके से बेंड करके रख देता हूँ तो उसमें से 3 फ्लक्स भी गुजर सकते हैं। तो कहने का मकसद क्या है, जैसे मैंने बताया हवा का फ्लक्स यानी कि हवा का फ्लो, जैसे वाटर फ्लक्स पानी का फ्लो, बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कितनी ज़्यादा तादाद में किसी एरिया से गुजर रही हैं, उनकी तादाद को काउंट करके हमें बताना है कि भाई ये जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कि 2 फ्लक्स है, 3 फ्लक्स है, 4 फ्लक्स है। आगे उसको ऑन डिटेल पढ़ना है, लेकिन बहरहाल अभी के लिए पहली डेफिनेशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की तादाद जो है वो किसी एरिया से गुजर रही है। पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या बनेगी, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी स्पेसिफिक, इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब अगर आपको याद हो तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई होते हैं दो वेक्टर्स, बट जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। सही ना, मल्टीप्लाई होते हैं दो वेक्टर, लेकिन उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि उनका आने वाला जो आंसर होता है वो बेसिकली वेक्टर नहीं आता बल्कि स्केलर आता है। और हम जो कह रहे हैं कि ये स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट है दो चीज़ों के दरमियान का। पहली चीज़ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और दूसरी चीज़ है एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो हमने इन डेप्थ डिस्कस करा लास्ट क्लास के अंदर कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिकली बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज के। पर यूनिट चार्ज कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसे हम जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। बट ये जो वर्ड है ये बिल्कुल नया होगा आपके लिए, एरिया वेक्टर। वैसे तो एरिया को आप जानते हैं, एरिया जो है वो हम हासिल कर सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ करके, कोई सी भी दो लंबाइयों को मल्टीप्लाई करके हम जो है वो एरिया निकाल सकते हैं। या अगर
सर्किल है तो उसका पाई आर स्क्वायर के ज़रिए निकाल सकते हैं, अलग अलग फार्मूले होते हैं। लेकिन ये एरिया के साथ वेक्टर कब से आने लगा? अगर एरिया के साथ वेक्टर का नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। तो एरिया की सिम्ट क्या होगी ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आगे आपको समझाता हूँ। लेकिन ये दो डेफिनेशन आपने जहन में बिठा लें। एक तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो किसी सरफेस से गुजरती हैं, तो मैं बोल दूंगा भाई ज़्यादा लाइंस गुजर रही हैं मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है, कम लाइंस गुजर रही हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। और स्पेसिफिक मेजरमेंट में डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। अब ज़रा एरिया वेक्टर को समझते हैं कि एरिया वेक्टर से क्या मुराद है। देखो मिसाल के तौर पे ये एक आयरन स्टैंड है। अब अगर मैं बोलूँ कि जो ऊपर वाली सरफेस है इसका एरिया किस तरफ होगा, तो याद रखिए जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर, यानी कि उस सरफेस के साथ कितने डिग्री एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री। जब भी मैं बोलूँगा ना एरिया वेक्टर, तो उस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के नॉर्मल होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक स्लोप आ रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं होगा क्योंकि ये तो एक एंगल पर आ गया ना, तो एक एंगल बनाता हुआ होगा। तो अभी भी आप देखो तो दोनों के दरमियान का एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्रीज। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा होगा, ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 90 डिग्री इसके बराबर इसकी सरफेस से, जैसे ये इसकी सरफेस से बन रहा था। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे दीवार है, अब इस दीवार का जो एरिया है वो इस तरफ कहीं पर होगा। अब जो एंगल बनना चाहिए ये इसकी सरफेस है, सरफेस के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जब भी आपको बोला जाए कि एरिया वेक्टर, तो एरिया तो आप नाप लोगे, एरिया नापना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे इसका एरिया अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे भाई, इसकी लेंथ कितनी है और इसकी ब्रेथ कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्शन है वो हमेशा होती है नॉर्मल टू द सरफेस, तो इसका एरिया इस तरफ होगा। सिंपल सा है। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया कहाँ होगा, इसका एरिया बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा, ताकि सरफेस के साथ एंगल कितने डिग्री बन जाए, 90 डिग्रीज। तो अभी मैं आपको इसको पूरा घुमा के दिखाता हूँ कि जैसे जैसे सरफेस घूमती है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बदलती रहती है। कुछ इस तरीके से देखो, जैसे जैसे सरफेस घूम रही है वैसे वैसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो बस अब आपने जहन में रखना है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि जो सरफेस है उसका नॉर्मल कहाँ बन रहा है, उसका परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक सरफेस बनी हुई है। अब बताओ ज़रा इसका एरिया किस तरफ होगा, यकीनन इस तरफ होगा इसका एरिया। सरफेस ऐसे थोड़ा सा 3D है और इलेक्ट्रिक लाइंस मिसाल के तौर पे इसमें से गुजर रही हैं किसी चार्ज से आती हुई, ये आ गई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो दोनों के दरमियान में कोई एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेट से उस एंगल को हम थीटा से जाहिर कर देते हैं कि जो एंगल है वो थीटा के बराबर है। तो फार्मूला ड्राइव करने में हमें आसानी हो जाएगी कि कैसे डॉट प्रोडक्ट मालूम किया जाएगा। तो ये इधर देख लो, दोबारा से ड्राइव कर लेते हैं। एंगल बन रहा है थीटा के बराबर। सो अगर मैं उसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करूं तो क्या कहा गया था, जो डेफिनेशन थी इसकी डेफिनेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दो चीज़ों के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट था। कौन सी थी वो दो चीज़ें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से जाहिर करते हैं और वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और जो भी एरिया है उसके दरमियान का डॉट प्रोडक्ट था। और अगर आपको याद हो तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान में बनने वाले एंगल का कॉस मालूम किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेसिकली उसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है ई ए कॉस थीटा, और थीटा वो है वो एंगल है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान में बनेगा। ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। और ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है ना कॉस थीटा का आना, याद रखना ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ओके, अब फार्मूला देख लिया तो इसका यूनिट भी बना लो, क्या यूनिट बनना चाहिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या यूनिट पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका यूनिट बन सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, जिसको आप जूल वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इट्स इनफ, इसी तरीके से कर लो। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर होगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा ये समझते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स होगा, मिसाल तौर पे ये मैंने सरफेस बना दी, अब ज़रा गैस करो इसका एरिया कौन से एक्सिस में होगा, जल्दी से फिर मैं दिखाता हूँ। इसका एरिया होगा एक्स एक्सिस में,
ये सरफेस ऐसे रखी हुई है तो इसका नॉर्मल ऐसे ही बनेगा, ये आ गया एरिया। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल इसी डायरेक्शन में सपोज कर लेते हैं, ई से जाहिर कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको नज़र आ रहा है कि दोनों के दरमियान का एंगल कितना है, थीटा, दोनों के दरमियान का एंगल बराबर है 0 के, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब थीटा 0 के बराबर बन रहा है। तो अगर मैं डेफिनेशन इस्तेमाल करता हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के मुताबिक फाई बराबर होता है ई डॉट ए के बराबर, और डॉट को रिमूव करते हैं तो ई ए कॉस थीटा आता है। पुट कर देते हैं, एंगल कितना बन रहा है, हमें पता है कि एंगल बन रहा है बराबर 0 के, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 0। अब ज़रा कॉस 0 मालूम कर लो, अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे कॉस 0 तो बराबर आ जाएगा 1 के। तो अब जो फ्लक्स का आंसर आएगा वो आ जाएगा ई ए कॉस 0 बराबर होता है 1 के। 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो जो मैक्सिमम आंसर आ सकता है, यानी कि मैक्सिमम लाइंस जो किसी सरफेस से गुजर सकती हैं वो तभी गुजर सकती हैं जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान का एंगल 0 डिग्री के बराबर हो। तो 0 डिग्री शर्त है मैक्सिमम फ्लक्स के लिए। अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम लाइंस गुजरें तो आपको 0 डिग्री एंगल रखना चाहिए। जैसे हम सोलर पैनल को एक एंगल के ऊपर शिफ्ट करके रखते हैं, क्योंकि जो आने वाली सन रेज़ होती हैं आमतौर पे वो 30 टू 40 डिग्रीज़ के दरमियान में होती हैं, तो हम फिर उसी एंगल के अंदर जो है वो सोलर पैनल्स को रखते हैं ताकि उनसे गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम रहे और वो मैक्सिमम वर्क डन कर सके। ठीक है, अब मिनिमम के लिए देखो इसी को घुमा लेते हैं, इसी को घुमा के ऐसे कर लिया तो देखो अब एरिया कहाँ बनेगा, अब एरिया बनेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आ गए हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और अब जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम फ्लक्स कहलाएगा। कितना एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसे है, एरिया ऐसे, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, एरिया ऊपर, एंगल बन गया 90 डिग्रीज़। तो हमें पता है थीटा बराबर है 90 डिग्रीज़ के। तो डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दो चीज़ों के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। सो डॉट को रिमूव करेंगे तो ये बनेगा ई ए कॉस थीटा, फ्लक्स के बराबर आएगा। वैल्यू पुट करें तो ई ए कॉस 90 बनेगा। और अब आप कैलकुलेटर से मालूम कर लो, हमें पता है कॉस 90 डिग्री बराबर आता है 0 के। इस वजह से जो फ्लक्स है ई ए आएगा और कॉस 90 की जगह पे 0 आएगा, तो इसका मतलब फाइनल आंसर बराबर आ जाएगा 0 के। तो अगर आप चाहते हैं मिनिमम फ्लक्स हो तो हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान का एंगल 90 डिग्री करना चाहिए। और आप देख सकते हो कि ना होने के बराबर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गुजर रही है, बल्कि एक भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो एक्चुअली गुजर नहीं रही है इस सरफेस से। तो ये कंडीशन हो गई मिनिमम फ्लक्स की। सही है, दो बातें पढ़ ली, मैक्सिमम फ्लक्स पढ़ लिया, मिनिमम फ्लक्स पढ़ लिया। अब एक स्पेशल केस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर। ठीक है ना, एक स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजरेगा अगर उसके अंदर चार्ज मौजूद है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास आ गया एक चार्ज, ठीक है, और इसके अराउंड मैंने एक स्फीयर, ये आ गई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो इससे निकल रही होंगी पॉजिटिव चार्ज से। अब इसके इर्द गिर्द मैं एक सरफेस सपोज कर लेता हूँ जो कि आखिर में हम बोल देंगे कि स्फीयर है, लेकिन फ़िलहाल ये बात साबित करनी है कि डिपेंड नहीं करता कि स्फीयर है कि कौन सी है। अगर मैं इस चीज़ के बजाय, थोड़ी सी ओवल शेप है ना, इलिप्टिकल शेप है, इसकी जगह अगर मैं स्फीयर भी बना देता तो बताओ कितनी लाइंस बाहर निकलती हैं इससे। अभी कितनी लाइंस गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैं इसकी जगह स्फीयर बनाता तो बताओ कितनी लाइंस बाहर निकलती। मैं अगर स्फीयर बना दूँ इसके इर्द गिर्द तब भी तो 12 ही निकलेंगी। इसका मतलब शेप पे डिपेंड नहीं करता। ये बताने के लिए ज़रूरी है कि मैंने बताया कि किसी भी शेप से आप इसको सॉल्व कर लो। इन दी एंड हम सपोज कर लेंगे स्फीयर, बट शेप चाहे जो भी हो फ्लक्स सेम ही रहेगा। ठीक है जी। सो ये आगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जिससे गुजर रही हैं, पर ये बात याद रखें क्योंकि ये स्फीयर है ना, तो हर एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और जो एरिया है उसके दरमियान का एंगल डिफरेंट आता रहेगा। तो हम जो फार्मूला हमने पढ़ा है ना अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो इतने बड़े एरिया पे अप्लाई नहीं हो सकता, वो छोटे एरिया पे अप्लाई हो सकता है ताकि एंगल चेंज ना हो। एंगल हम एक साथ अगर फ्लक्स निकालने की कोशिश करोगे तो किसी लाइन का कुछ एंगल बन रहा है, किसी लाइन का कुछ एंगल बन रहा है। सो हमें इस पूरे स्फीयर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कर दिया।
अब समझाने के लिए मैं 3 एरियाज़ बता रहा हूँ, लेकिन हम इसको वैसे n एरियाज़ में डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे ये पहला एरिया, ओके। अब यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नज़र आ रही है जो बाहर की तरफ आ रही है, पर अगर आप इस सरफेस का एरिया देखोगे तो वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर आ रहा होगा। मैं बोल देता हूँ डेल्टा A1। इसका मतलब इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डेल्टा A1 एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब हो गया एंगल बन गया ज़ीरो, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अच्छा जी, एक और ये वाला सपोज कर लेते हैं। इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको नज़र आ रही है, अब ज़रा एरिया देख लो, एरिया भी इसी एक्सेस में होगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और A2 के दरमियान का एंगल भी ज़ीरो है। और इसी तरीके से तीसरा सपोज कर लेते हैं, ये आ गया, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको नज़र आ रही है, ये आ गई एरिया की डायरेक्शन। तो छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने से फ़ायदा ये होता है कि उस जगह से जाने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और उधर वाला जो एरिया होता है, छोटा सा एरिया डेल्टा, उनके दरमियान का एंगल जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी जब मैं इसको ड्राइव करूँगा ना। ठीक है, तो हमने क्या क्या सपोज करा, हमने एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज सपोज कर दिया, ये आ गया क्यू चार्ज, सेंटर में रखा हुआ है एक इमेजनरी स्फेयर के, ठीक है, स्फेयर ही समझ लो। जो लाइंस हैं क्यू से निकलने वाली वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रही हैं, रेडियली बाहर की तरफ निकल रही हैं और सरफेस को कट कर रही हैं, और हर एक पोर्शन पर नॉर्मली कट कर रही हैं, यानी कि सरफेस और यानी कि एरिया और इंटेंसिटी हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। तो अगर मैं अभी डेफिनेशन इस्तेमाल करता हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के मुताबिक ये होता है बराबर ई डॉट ए के, और हर एक क्योंकि नॉर्मली आ रहा है ई ए कॉस थीटा, ठीक है, तो हमें पता है हर एक का एंगल बन रहा है 0 डिग्री के बराबर, तो इसका मतलब ये आ जाएगा ई ए कॉस ज़ीरो बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक फ्लक्स का फार्मूला क्या लगेगा, कॉस ज़ीरो बराबर होता है 1 के। अब मैं क्या करूँगा, मैंने तो इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया ना, तो मैं हर एक का एरिया आपको निकाल के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ फ्लक्स थ्रू A1, हमने इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करना है, A1 A2 A3 A4 AN तक कर देंगे। अगर पहले वाले से फ्लक्स देखें तो कितना बनेगा, पहले वाले से बोल देते हैं फ्लक्स बराबर होगा φ1 इज इक्वल टू ई डेल्टा A1, ये पहले से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया, ठीक है। अब ज़रा अगर दूसरे से गुजारो, किससे, दूसरा हो जाएगा हमारा A2, फ्लक्स थ्रू A2, दूसरे से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, दूसरे से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा φ2 के बराबर, और ये हो जाएगा ई डेल्टा A2 के बराबर, क्योंकि कॉस ज़ीरो तो 1 के बराबर हो गया। इसी तरीके से अगर आप चलते रहें, सिमिलरली φ3 किसके बराबर आएगा, φ3 बराबर आ जाएगा ई डेल्टा A3, और इन दी एंड अगर आखिरी वाला जितने भी एन पार्ट्स के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया था, ये आ जाएगा ई ए डेल्टा एन के बराबर। हर एक का सेम फार्मूला बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मालूम कर लेंगे कि भाई यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना आएगा, क्योंकि बेसिकली हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है जो किसी स्फेयर से गुजरेगा। सो टोटल फ्लक्स बराबर आएगा, फाई से जाहिर कर देते हैं, ये हो जाएगा φ1 φ2 φ3, और ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा φn तक। तो हर एक की वैल्यू अगर पुट करूँ, ये होगा ई डेल्टा A1 ई डेल्टा A2 ई डेल्टा A3 डेल्टा A4 A5, और आखिरी वाला क्या बनेगा, ई डेल्टा AN। देखो इनमें से क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको, आपको इसमें से कॉमन नज़र आ जाएगा ई, ठीक है। और ये सब क्या बन गए, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, सही है, डेल्टा लगा लो सबके साथ, और ये कहाँ तक आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा AN के बराबर। तो अगर आप नोटिस करो तो ये चीज़ किसके बराबर आ गई, वेयर, ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 और डेल्टा A3 डेल्टा A4 डेल्टा A5 और आखिर तक जा रहा है डेल्टा AN, ये एक्चुअली किसको जाहिर कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है टोटल एरिया को, सही है। अगर इसी को आप देखो तो ये एक्चुअली किसको जाहिर कर रहा है, टोटल एरिया। अब अगर स्फेयर की बात की जाएगी तो टोटल एरिया स्फेयर के लिए किसके बराबर होता है, फॉर स्फेयर, अगर स्फेयर के लिए बात करें तो एरिया ऑफ स्फेयर बराबर होता है
4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, जिसे अब हम पता है कहाँ पुट करेंगे। अब हम इसे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो फ्लक्स बराबर आएगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट टोटल फ्लक्स बराबर आएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक अगर ई की वैल्यू निकालें, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कूलम्स लॉ से निकाल के, पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। ये के की जगह पर आया था, याद है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस टाइम इक्वेशन 2 क्या बनेगी, फ्लक्स बराबर आ जाएगा ई की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू, ऑलरेडी लिखा हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो जो जो कैंसिल हुआ कैंसिल करो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल फ्लक्स बाहर निकलेगा इस स्फेरिकल सरफेस से जिसका रेडियस r के बराबर है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि याद रखो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ना साइज पे डिपेंड करता है ना शेप पे डिपेंड करता है। आप जितना ही बड़ा स्फीयर बना लो, जितना छोटा स्फीयर बना लो, फ्लक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, और बाकी तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। और ये जो इक्वेशन आपको लिखी हुई नज़र आ रही है ना, बेसिकली इसका एक और भी नाम है, इसे कहते हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में ये बताता है कि किसी सरफेस से निकलने वाला जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स होता है वो बेसिकली बराबर होता है सिर्फ 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, या हम कह सकते हैं चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है भाई, सो यही था आज का हमारा लेक्चर। अब आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मिनिमम मैक्सिमम फ्लक्स ड्राइव करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर का फॉर्मूला ड्राइव करना है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।